हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल, जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का थर्ड पार्ट। हमने ऑलरेडी 2 पार्ट्स बना लिए हैं। सो इफ़ यू वांट टू लर्न द प्रीवियस टॉपिक्स यू मस्ट गो टू पार्ट 1 एंड पार्ट 3। सो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विच हैपेंड इन द ईयर 1930। लेकिन उसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ 1922 में और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ 1930 में, सो उसके बीच में 1922 से 1930 के बीच में कौन कौन से इवेंट्स हुए इंडिया में। सो 1922 के बाद कांग्रेस में 2 तरह के ग्रुप्स बन गए। एक ग्रुप जो था वो मास स्ट्रगल से फ्रस्ट्रेट होकर के दोबारा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहता था ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शंस। सो इसी वजह से कुछ लीडर्स लाइक मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास दे फॉर्म दी स्वराज पार्टी फॉर दिस पर्पस। वहीं पे जो दूसरा ग्रुप था जो कि यंग लीडर्स का ग्रुप था लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, वो मास एजिटेशन चाहते थे एंड दे वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सो जहां पे एक तरफ पॉलिटिकल स्फेयर में कांग्रेस के अंदर इंटरनल डिबेट चल रहा था, वहीं पे दूसरी तरफ इकोनॉमिक स्फेयर में पूरी दुनिया में उस टाइम पे इकोनॉमिक डिप्रेशन फैला हुआ था और इस इकोनॉमिक डिप्रेशन का सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था फार्मर्स पे। एग्रीकल्चरल गुड्स की प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो गई, जिसकी वजह से फार्मर्स की इनकम पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा and because of which the farmers were not able to pay the taxes to the British government। उसी बीच में ब्रिटेन में टॉरी गवर्नमेंट की सरकार आई, जिन्होंने एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन, और इसी वजह से इस कमीशन का नाम रखा गया साइमन कमीशन। इस कमीशन को इसलिए बनाया गया था ताकि ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में कुछ चेंजेस सजेस्ट कर सके। सो जब ये कमीशन इंडिया में आया इन द ईयर 1928, एवरीवन protested against this commission raising slogans Simon go back। और लोगों के प्रोटेस्ट करने का रीजन सिर्फ एक ही था, दैट इस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर को इंक्लूड नहीं किया गया था। इसी वजह से सारी पार्टियां, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और जो बाकी सारी पार्टियां थी, सब ने मिल करके इस कमीशन को अपोज किया। इन प्रोटेस्ट के बाद जो कांग्रेस के अंदर रेडिकल लीडर्स थे लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, उनका इन्फ्लुएंस कांग्रेस पार्टी में ज्यादा बढ़ गया। सो इन दिसंबर 1929 इन द लाहौर कांग्रेस सेशन अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू एक डिमांड रखा गया सबके सामने, एक प्रपोजल रखा गया सारे कांग्रेस मेंबर्स के सामने, दैट दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 जनवरी 1930 एंड दे विल ऑल्सो टेक अ प्लेज दैट दे वोंट स्टॉप अंटिल दे गेट कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। बट इस आइडिया के साथ ज़्यादा लोग रिलेट नहीं कर पाए एंड नॉट मेनी पीपल पार्टिसिपेटेड इन दिस सेलिब्रेशन एंड सो इट वॉज नॉट दैट सक्सेसफुल। सो अब बारी आती है महात्मा गांधी के फेमस सॉल्ट सत्याग्रह की, विच टुक प्लेस इन द ईयर 1930। सॉल्ट को महात्मा गांधी एक पावरफुल सिंबल की तरह देखते थे, जिसके थ्रू वो इंडिया के डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को यूनाइट कर सकते थे। सो ऑन 31 जनवरी 1930 उन्होंने उस टाइम के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उनको उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने 11 डिमांड स्टेट किए। ये 11 डिमांड्स सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल के प्रॉब्लम्स को कंसिडर करके उन्होंने लिखा था, और उन्होंने एक अल्टीमेटम भी दिया था दैट अगर ये डिमांड्स 11 मार्च 1930 तक कंप्लीट नहीं होते हैं देन ही विल लॉन्च अ फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैंपेन। उन डिमांड्स में से एक डिमांड ये भी था दैट सॉल्ट के ऊपर जो ब्रिटिश टैक्स लगाती थी उस टैक्स को ब्रिटिश रिमूव कर दे, और जो गवर्नमेंट की मोनोपोली है ओवर द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट उसको भी गवर्नमेंट हटा दे। सो 11 मार्च तक महात्मा गांधी ने वेट किया, लेकिन उसके बाद भी जब वाइसरॉय की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उन्होंने अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैंपेन शुरू कर दिया विद हिज फेमस सॉल्ट सत्याग्रह। ही टुक 78 वॉलंटियर्स विद हिम एंड द डिस्टेंस व्हिच वाज टू बी कवर्ड वाज 240 माइल्स, और ये डिस्टेंस था फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दी दांडी कोस्ट। ये 240 माइल्स का जो डिस्टेंस है उन्होंने 24 डेज में कवर किया, और 6 अप्रैल को वहां पे पहुंच करके उन्होंने सबसे पहला ब्रिटिश लॉ ब्रेक किया बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट फ्रॉम बॉइलिंग सी वाटर। महात्मा गांधी के सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के बाद इंडिया में कई जगह पर सॉल्ट लॉ ब्रेक किया गया और लोगों ने सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया इवन इन फ्रंट ऑफ दी सॉल्ट इंडस्ट्रीज। सिर्फ यही एक लॉ नहीं था जो ब्रेक हुआ था, इसके अलावा पेजेंट्स ऑल्सो रिफ्यूज टू पे दी चौकीदारी टैक्सेस, मैनी विलेज ऑफिशियल्स रिजाइंड। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने फॉरेस्ट लॉज भी वायलेट किए, जहाँ पे लोग जो रिजर्व फॉरेस्ट थे उसमें एंटर करके दे स्टार्टेड ग्रेजिंग कैटल एंड दे आल्सो स्टार्टेड कलेक्टिंग फ्यूल वुड। इस मूवमेंट से परेशान होकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक करके कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू किया, जिसमें से सबसे पहले खान अब्दुल गफर खान को अरेस्ट किया पेशावर में इन अप्रैल 1930। उसी के 1 महीने बाद महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया। इसकी वजह से शोलापुर के इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने अटैक कर दिया ऑन म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स,
पुलिस स्टेशंस, पोस्ट ऑफिसेस एंड मेनी अदर ब्रिटिश बिल्डिंग्स। घबराई हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पीसफुल सत्याग्रहीज पर अटैक करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने विमेन पे भी अटैक किया, चिल्ड्रन पे भी अटैक किया और लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया। इस पूरे सिचुएशन को देखते हुए महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि ये जो मूवमेंट है ये बहुत ही वायलेंट फॉर्म ले रहा है और इसी वजह से उन्होंने इस मूवमेंट को रोकने का डिसीजन लिया। उन्होंने उस टाइम के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के साथ एक पैक्ट साइन किया जिसको बोला गया गांधी इरविन पैक्ट। दिस पैक्ट वाज साइंड ऑन 5 मई 1931 और इस पैक्ट में ये डिसाइड हुआ दैट महात्मा गांधी विल इमीडिएटली स्टॉप हिज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर देगी जेल से और महात्मा गांधी को ये भी अपॉर्चुनिटी दिया दैट ही विल बी अलाउड टू अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन दिसंबर 1931 इन लंदन। सो जब 1931 दिसंबर का मंथ आया एंड ही वेंट टू अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे ब्रिटिश और महात्मा गांधी के बीच में कोई नेगोशिएशन नहीं हो पाया, बिकॉज ऑफ विच ही रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड एंड डिसअपॉइंटेड। लेकिन जब वो वापस आते हैं इंडिया, ही फाउंड दैट कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल and many of the Congress leaders like Khan Abdul Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru, they were put into jail, because of which he again decided to launch the civil disobedience movement. जब उन्होंने दोबारा civil disobedience movement start किया, this time it was not successful like the first one and it lost its momentum by 1934. नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द डिफरेंट ग्रुप्स एंड द पार्टिसिपेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और ये भी जानते हैं कि इन ग्रुप्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्यों पार्टिसिपेट किया था। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द रिच पेजेंट्स, दैट इज द जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड द पटीदास ऑफ गुजरात। इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसलिए ज्वाइन किया था बिकॉज उस टाइम पे ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया हुआ था। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था ओवर द फार्मर्स, जिसके वजह से एग्रीकल्चरल गुड्स के प्राइसेस काफ़ी नीचे चले गए थे एंड बिकॉज ऑफ विच द इनकम्स ऑफ द फार्मर्स ऑल्सो डिक्रीज्ड। सो ये जो रिच पेजेंट्स थे, they were finding it very difficult to pay taxes to the British government. That was the reason they joined the civil disobedience movement. Next हम बात करते हैं about the poor peasants. So poor peasants basically tenants थे जो landlord से land rent पे लेकर के farming करते थे। So अब क्योंकि फार्मर्स की इनकम काफ़ी कम हो गई थी बिकॉज ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिसके वजह से ये जो टेनेंट्स थे ये रेंट पे नहीं कर पा रहे थे टू दी लैंडलॉर्ड्स और ये टेनेंट्स चाहते थे कि जो रेंट लिया जाता है उसको रेमिट कर दिया जाए, उसको माफ़ कर दिया जाए। बट कांग्रेस वॉज नॉट रेडी टू सपोर्ट दी पुअर पेजेंट्स बिकॉज अगर वो पुअर पेजेंट्स को सपोर्ट करते देन दे माइट हैव ऑफेंडेड दी रिच पेजेंट्स एंड दी लैंडलॉर्ड्स। सो इसी वजह से पुअर पेजेंट्स का जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत ही कम था। थर्ड हम बात करते हैं अबाउट द बिजनेस क्लास। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे और बिजनेसमैन थे इंडिया में, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था एंड दे वांटेड टू फर्दर एक्सपैंड देयर बिजनेसेस। बट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड, उनके बिजनेस एक्टिविटीज़ पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया, बिकॉज ऑफ विच दे डिसाइडेड टू जॉइन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट व्हेन इट वाज स्टार्टेड। Also, they had one more problem that they wanted protection from the imported goods. जो imported goods इंडिया में लाए जाते थे, उससे जो हमारे बिजनेसमैन थे उनको काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। So because of which the prominent business leaders of those times like Purushottam Das, Thakur Das and G.D. Birla, they joined the civil disobedience movement and gave financial assistance to the Congress. Fourth हम बात करते हैं about the industrial workers. सो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का पार्टिसिपेशन भी बहुत कम था एक्सेप्ट दी नागपुर रीजन। इनके लिमिटेड पार्टिसिपेशन का रीज़न ये था दैट द कांग्रेस वाज अनविलिंग टू इंक्लूड देयर डिमांड्स एज ए पार्ट ऑफ द मूवमेंट, बिकॉज उससे कांग्रेस को इंडस्ट्रियलिस्ट का सपोर्ट मिलना बंद हो जाता। But in spite of all this, the industrial workers did participate in the civil disobedience movement, like the strikes of railway workers and the dock workers, which happened in the year 1930 and 1932 respectively. Next हम बात करते हैं about the large scale participation of women in the civil disobedience movement. During the Salt March of Mahatma Gandhi, many women came out of their homes to listen to Mahatma Gandhi. और महात्मा गांधी के वर्ड से इंस्पिरेशन पा करके they started seeing service to the nation as a sacred duty of women. इसीलिए उन्होंने प्रोटेस्ट मार्चेस में पार्टिसिपेट किया, सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया, दे ऑल्सो पिकेटेड फॉरेन क्लोथ्स एंड लिकर शॉप्स। बट विमेन के पार्टिसिपेशन के बाद भी विमेन के पोजीशन में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आया इन द इंडियन सोसाइटी। सो दिस इज वेयर आवर लेक्चर एंड्स टुडे एंड द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज पार्ट नंबर 4, विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, इन विच वी विल बी कवरिंग द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट and the sense of collective belongingness.
Thank you all for listening to the video, and if you haven't subscribed the channels yet, please subscribe. Thank you.